दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो एक नया टॉपिक है जिसे कहते हैं संक्रिया का नियम, रूल ऑफ ऑपरेशंस। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉलेज समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला है, आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बताया जा चुका है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या होते हैं ये नेचुरल नंबर? जो संख्या नंबर लाइन पर एक से शुरू होकर 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्याएं। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाने वाली संख्याएं। जितनी भी ये संख्याएं हैं इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। और दूसरे पर आता है आपका पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? इन्हें बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं का सिंबल एन होता है। होल नंबर का जो सिंबल है इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है होल नंबर? होल नंबर जो है, देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 3 5 10 100, ये जाते सीधे इन्फाइनाइट तक जाएंगे, प्लस के इन्फाइनाइट तक। बस पूर्ण संख्या में एक जीरो बढ़ जाता है, यानी ये जीरो से स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हैं, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक की संख्याएं ली जाएंगी इसे होल नंबर कहेंगे हम। तो आप समझ गए होंगे होल नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है। तीसरे नंबर पर होता है पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ये क्या होती है इंटीजर्स? इंटीजर्स का जो सिंबल है आपका जेड होगा, ध्यान दीजिएगा। और इंटीजर्स क्या होती है? ये दोनों संख्याएं हैं ओनली पॉजिटिव होती हैं। ये वाली संख्या भी ओनली पॉजिटिव, लेकिन ये वाली संख्या है वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। इस आधार पे ये तीन तरह की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन पे हम देखते हैं, अगर हम, ये आपका जीरो है, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट है। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे यानी ये जीरो की बाउंड्री है यहाँ पर, माइनस ये जीरो की बाउंड्री, यहां से लेकर के यहां तक का जो संख्याएं आएंगी उसे बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव जेड, जेड फॉर इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव जेड मतलब इंटीजर्स। ठीक है। और एक और इंटीजर है यहां पर, इसे बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक होता है, फिर से देखते हैं, नेचुरल नंबर एक से लेकर इन्फाइनाइट तक की संख्या नेचुरल नंबर, जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक की संख्याएं आपका होल नंबर कहलाएंगी, और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक की संख्या आपका जीरो इंटीजर्स कहलाएंगी। अगर इन तीनों को मिक्स कर दें एक बार अगर हम, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कहीं पर 10 आएगा, यहाँ कहीं पर 100 आएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्या है आपके नेचुरल नंबर है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संख्याएं हैं आपका होल नंबर है, और पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा अगर लास्ट तक का आते हैं इसे बोलेंगे इंटीजर्स। ध्यान देंगे क्या अंतर होता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर्स में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा, यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं इसे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये बस केवल एक रफली आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आगे की चीज़ें रूल ऑफ ऑपरेशंस में इनका बहुत यूज़ आएगा, आपको पता होना चाहिए हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं आपको ये। चौथे नंबर पर आता है हमारा परिमेय संख्या। इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स का सिंबल होगा आपका क्यू। इसका सिंबल है आपका क्यू। रैशनल नंबर का सिंबल है क्यू। तो देखिएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ओनली ये नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं आए हैं। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद प्लस। यहाँ पर 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक गया, लेकिन यहाँ पे भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं है अभी यहाँ पर भी डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आया है। डेसिमल का मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या में इस चीज़ की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कि आपका यहाँ पर फ्रैक्शंस में भी संख्याएं आ जाएंगी। तो इसकी हम बात बता दें, इसकी शर्त क्या होती है, P अपॉन Q फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। यहाँ P और Q एक तरह से आपका कोई भी पूर्णांक होगा, इंटीजर्स होगा, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है P अपॉन Q। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर्स हो सकता है P और Q। और इसके बाद जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो तीसरी शर्त है हमारी कि P और Q में नो कॉमन फैक्टर, नो P और Q में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या कॉमन, जैसे कि अभी यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर हमने 4 लिखा, देखिए 4 कॉमन है, अभी कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। परिमेय संख्या जैसे कि हमने 8/3 लिख दिया, अभी ये कैंसिल नहीं होगा अभी ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैंसिल ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो पी ओ क्यू में। ठीक है, वही आपका ये 3 शर्तें जहाँ फॉलो हो जाएंगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो मेन चीज़ हम आपको ये बता दें एक शब्द में, यानी कि दशमलव, डेसिमल्स। ठीक है, जैसे कि 2/2.3 हो गया, 5.8 हो गया, इस तरह के, या तो फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शंस, यानी दशमलव और भिन्न, ये परिमेय संख्याएं में आ जाती है। अब कहेंगे कि नंबर लाइन पे ये कहाँ कहाँ आएंगे ये, तो नंबर लाइन पर आपको पता है ये 0 हो गया, ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस का इनफाइनाइट है, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, ये आएगा 3, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आएगा। तो इस 1 और 2 के अंदर भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, तो वो जो बीच की संख्याएं हैं इन दोनों के बीच की, वो सब परिमेय संख्या में आएंगी, इसे रैशनल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाना, ये बस के लिए बैकग्राउंड के लिए नॉलेज देनी है आपको। ठीक है, अगली चीज हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है ये इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, इसका जो सिंबल होता है आपका, ये सिंबल आएगा आपका P। ठीक है, ये समझ लीजिए, बस इसको एक शब्द में समझ लीजिए कि जिसकी एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका पाई,
इसका जो फ्रैक्शन होता है 20/7 होता है, 22/7 होता है। अगर 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो संख्या आगे बढ़ती जाएगी, डेसिमल के बाद संख्या लगातार आती रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, फिक्स नहीं होता है। और जैसे कि √2 आप निकाल के देख सकते हैं आप। ठीक है, और √5 कुछ भी। ठीक है, यानी कि जिसे हम एग्जैक्टली डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बाद एक जो आपका नंबर आता है, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसका जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे डेसिमल और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद आएगा वास्तविक संख्या। जिसे बोलते हैं रियल नंबर, इसका सिंबल होता है आर। तो क्या होता है ये रियल नंबर? अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सबको मिला देंगे, सबको मिला देंगे। यानी क्या क्या? एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, क्यू इरेशनल नंबर, और पी क्यू के बाद रैशनल नंबर, पी इरेशनल नंबर, इन सबको मिला देंगे तो ये आर बन जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास? वास्तविक संख्या। अगर हम कहीं पर भी वास्तविक संख्या का नाम ले रहे हैं अगर हम, तो ये मान के चलिए कि हम सभी संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या। अब इन नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं उनके नियम सीखते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में इसके लिए हमने एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर रियल नंबर्स के ऊपर लेके चल सकते हैं, इरेशनल या तो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, किसी के ऊपर भी लेके चल सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम किसी भी सिंबल का यूज़ करेंगे, इसे इसे और इसे तो आप कभी डिस्टर्ब मत होइएगा कि ये सब क्या बताई जा रही है। तो ये सब आपका बैकग्राउंड नॉलेज थी, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहला होता है आपका समवरक नियम। ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसे क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी को ही हम, आपकी मर्जी हो तो इसे हम समवरक नियम भी कह सकते हैं, समवरक या समवृत। समवृत और संक्रिया, समवरक नियम भी कहते हैं, समवृत नियम भी कहते हैं, संक्रिया नियम भी कहते हैं। ये सारे क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है? A+B=C, या तो A×B=C। डी रख लीजिए यहां पर। A, B, C, D belongs to रियल नंबर। समझते हैं इस बात को कि ये क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा इसे। इसका मतलब ये है हमारे पास कि
इस यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत, संवरक नियम के अंतर्गत, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योगफल, रियल नंबर माने वास्तविक संख्या, भी बता चुके हैं सब। वास्तविक संख्या माने कोई भी संख्या, या तो डेसिमल हो या तो फ्रैक्शन हो, ठीक है, या तो होल नंबर हो, जीरो हो, कुछ भी हो। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी वास्तविक संख्या आएगी, अगर उनका गुणा कराएंगे तो भी वास्तविक संख्या आएगी। फिर ध्यान दीजिएगा कि जैसे 2 और 3 यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 5, और 2 का गुणा 3 से कराएंगे क्या आएगा, 6। देखेंगे 2, 3, 5 और ये 6, ये सब की सब रियल नंबर्स है। ध्यान दीजिएगा, कहने का क्या मतलब है कि एक तरीके से मोटा मोटा बिना दिमाग का नियम ये लगा लीजिए, अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आ जाएगा, न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, अल्फ़ाबेट्स नहीं आ जाएगा कोई भी, या कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि हम सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अगर जो हिंदी के वर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो एक हिंदी का एक लाइन बन जाएगी, संक्रिया लिखा तो हिंदी का ही वर्ड बना, एक एक लेटर से क्या हुआ, हमारे पास एक शब्द बन गया हमारे पास। उसी तरह से जो मैथमेटिक्स के नंबर्स को अगर जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो एक नंबर ही आएगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा कि ये सारे रूल आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन मैथ में इसे क्या बोलते हैं, इसे संवरक नियम बोलते हैं, संवृत का नियम या संक्रिया का नियम, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये कहता बस केवल इतना, इसे लिख लीजिए आप, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल, एक या तो योगफल, देखिए योगफल क्या है, सी है, यानी योगफल क्या है, 5 है, गुणनफल क्या है, डी है, यानी 6 है। यानी चाहे योगफल करे या गुणनफल करे, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो भी एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। इससे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है संवरक नियम, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी दो संख्याओं का, किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का, किसी भी दो वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो योगफल और गुणनफल का जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। यानी 2, 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, उनको जोड़ा गया तो 5 भी एक वास्तविक संख्या आ गया, 2, 3 गुणा कराया तो वास्तविक संख्या आ गया। आप 8 और 5 ले सकते हैं, 8 + 5 13, 8 × 5 40, देखिए समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि चाहे किसी भी वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा एक वास्तविक संख्या आता है। यही संवरक का नियम, संवृत का नियम या संक्रिया का नियम कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो अगला ऑपरेशन है उसका नाम है क्रम विनिमय नियम। ध्यान दीजिएगा क्या होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम नियम, क्रम विनिमय नियम आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम? तो क्रम विनिमय नियम, जैसे ये इसका एक फार्मूला समझ लीजिए या मेथड समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए हम लिखेंगे A × B बराबर B × A, और ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। क्रम माने क्या होता है, सीरियल। अगर यानी कि सीरियल अगर हम चेंज कर दें, जैसे ए पहले स्थान पर है बी बाद में है, यहाँ पर बी पहले स्थान पर हो गया ए बाद में हो गया, तो रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। जैसे अगर हम
2+5 करेंगे यहाँ पर हम, तो 7 आता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर हम 5+2 करेंगे तो भी 7 आएगा। 5+2 किया तो भी 7 है, 2+5 किया तो भी 7 आएगा। क्रम इनमें, यानी कि अगर क्रम बदल दे अगर हम, ठीक है ना, तो रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से गुणनफल में भी 2 × 5 करें अगर हम, 10 आ जाएगा। अगर हम 5 × 2 करेंगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम में? वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने अथवा गुणा करने पर, वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने अथवा गुणा करने पर जो परिणाम आता है वो सदैव समान आता है, इक्वल आता है। ठीक है, या तो ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि 2 संख्या लिया जाए, 3 संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 2+3+4 और 4+2+3 किसी भी सीरीज में चेंज करें, जरूरी नहीं कि हम उल्टा ही लिखें हम। ठीक है, तब भी 9 ही आएगा। ठीक है ना, देखिए 2 3 4 हमने क्या किया, 4 पहले लिख लिया, 2 बाद में लिख लिया, 3 इधर कर दिया हमने, सबको चेंज किया। लेकिन देखिए यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अगर जैसे कि अगर हम मल्टीप्लाई में भी ले लें, 2 × 3 × 4 या तो 4 × 2 × 3, किसी भी आगे पीछे रैंडम किसी भी जगह पर ले लें अगर हम, हाँ 24 24, देखिएगा गुणा किसी भी सीरीज में करें। तो क्या कहता है क्रम विनिमय नियम? क्रम विनिमय नियम क्या कहता है हमसे कि किसी भी वास्तविक संख्या का, ये भी क्या, वास्तविक संख्या, आर फॉर रियल नंबर, योगफल का क्रम बदल देने पर, हमेशा योगफल अथवा गुणनफल का क्रम बदल देने पर, विनिमय, विनिमय माने होता अदला बदली, बदल देने पर रिजल्ट हमेशा, यानी परिणाम सदैव समान प्राप्त होता है। तो इसे लिख लेंगे, वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने अथवा गुणा करने पर योगफल एवं गुणनफल सदैव समान प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर अथवा गुणा करने पर जो प्राप्त परिणाम होता है, यानी प्राप्त योगफल और जो प्राप्त गुणनफल है, वो सदैव समान रहता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम माने होता है सीक्वेंस, सीरीज या पोजीशन। ठीक है, विनिमय माने लेन देन, अदला बदली, यानी देखिए पोजीशन बदल दिया हमने, 2 पहले था, 5 बाद में था, 5 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। इसी नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, संबरक नियम हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। क्या होता है कि अगर 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर आएगा। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यानी जोड़ तो रहे लेकिन किसी भी सीरीज में जोड़ो या किसी भी सीरीज में गुणा करो, किसी भी सीक्वेंस में गुणा करो, रिजल्ट हमेशा समान आता है हर कंडीशन में। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हमारे अगले नियम पर। हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है हमसे? साहचर्य नियम। इससे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं साहचर्य का नियम। तो क्या होता है साहचर्य का नियम? साहचर्य का नियम देखते हैं इसे, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होता है ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हम ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुके हैं आपको हम, कि क्रम इनमें नियम क्या होता है, क्रम चेंज कर दो, लेकिन यहाँ पर क्रम चेंज नहीं किया गया। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव माने साहचर्य, यानी साथ चलना, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले ए और बी के साथ चल लेते हैं, ठीक है, या तो फिर पहले हम बी और सी के साथ चल लेते हैं। पहले हम ए और बी का गुणा करा लेते हैं, या बाद में हम, या तो हम बी और सी का मल्टीप्लाई करा लिया करें, तो रिजल्ट हमेशा समान आएगा। जैसे क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 3 + 5, ठीक है, 2 + 3 + 5। अगर हम पहले इन्हें जोड़ ले, अगर हम 2 3 5 आ जाएगा, फिर 5 को जोड़े अगर हम, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर हम क्या करें, पहले हम 2 को ऐसे ही लिख दें, हम इन दोनों को जोड़ ले पहले, अगर हम 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर संख्याएं सेम लिखी हुई है, लेकिन हमने क्या किया, पहले इनको ऐड किया है, 5 आ गया, फिर इसको जोड़ा है हमने। यहाँ पर क्या किया, पहले इन्हें और इन्हें जोड़ा है, 8 आया, फिर दोनों जोड़ा तो 10 आया। तो दोनों रिजल्ट में साहचर्य का नियम क्या कहता है कि किसी भी वास्तविक संख्याओं के योगफल, वास्तविक संख्याएं हैं, इनके योगफल, ठीक है, का जो क्रम होता है वो बदल भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 3 को जोड़ा है तो 5 आया है, फिर 5 को ऐड किया तो फिर 10 आया है। यहाँ पर क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ के इसे किया हुआ है, 8 आया, फिर 8 को 2 में जोड़ा 10 आया। इसी को साहचर्य का नियम कहते हैं। अदरवाइज एक चीज़ इसे और लिख सकते हैं हम कि 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, यानी योगफल में देख लिया, गुणनफल में देखते हैं अभी हम। 3 दूना 6, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पर 2 लिखने दीजिए, यहाँ 5 यहाँ 15 आ जाएगा, या 5 6 पंचे 30 आ गया यहाँ पर, और यहाँ 15 दूना 30 आ गया। देखेंगे इसे ही साहचर्य का नियम कहते हैं। साहचर्य के नियम के आधार पर यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि योगफल अथवा गुणनफल का क्रम बदल देने पर, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें करने का अंतर है कि इसमें क्रम बदल देने पर, ऑपरेशन करने पर रिजल्ट समान आता है, लेकिन यहाँ क्रम नहीं बदल रहे हम यहाँ पर यानी एसोसिएशन, यानी कि जो समूह है वो अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पर समूह हमने 2 और 3 का लिया है, बाद में 5 को जोड़ा गया है। यहाँ पर पहले 3 और 5 को ले लिया, बाद में 2 को लिया, यानी यहाँ पर समूह क्या बना, यानी एसोसिएशन किसका बना, 2 और 3 का बना। यहाँ पर एसोसिएशन 3 और 5 का बना, लेकिन रिजल्ट हमेशा समान आया। ये वैसे यहाँ पर भी पहले मल्टीप्लाई में यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में यहाँ भी है। पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, 6 आया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पर पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, 15 आया, फिर इसे मल्टीप्लाई कराया। देखेंगे रिजल्ट है हर दिशा में समान आ रहा है। इसी नियम को साहचर्य का नियम कहते हैं। एक बार फिर से आते हैं, एक बार हम क्या होता है समरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे समरक नियम और संक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके आधार पर किसी भी वास्तविक संख्याओं का, जरूरी नहीं 2 हो, 3 4 कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा एक वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक संख्याओं गुणनफल भी हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगा। चाहे 2 + 3 + 4 + 5 कर दे, या तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या होगा। 2 × 3 × 4 × 5 कर देंगे तो भी रिजल्ट जो होगा हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगा। इस नियम को समरक नियम या समरथ नियम या संख्या का नियम कहते हैं।
बारी आई क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके आधार पर जो क्रम बदल देने पर किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का, दो या दो से अधिक, ठीक है, हम दो बोल रहे हैं लेकिन दो या दो से अधिक भी चलेगा यहाँ पर, किसी भी दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल का क्रम बदल देने पर, यानी क्रम किसी भी उसमें ए इंटू बी लिखा है, बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिखा है, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, यानी क्रम बदल देने पर जो परिणाम होता है, यानी योगफल और गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगी, ठीक है, वो हमेशा समान होगा, ठीक है। अगर हम बोले वास्तविक संख्या होगा योगफल और गुणनफल तो क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम बोले सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्रम बदल दीजिए, तो रिजल्ट हमेशा समान आ रहा है, परिणाम हमेशा समान आ रहा है, क्रम विनिमय नियम कहेंगे। लेकिन अगर उनके समूह को अलग अलग करके सॉल्व किया जा रहा है तो उसे साहचर्य का नियम कहेंगे। अंतर पता होना चाहिए दोनों में। देखिए सब एक सी लगेंगी लेकिन सब में अंतर है। इसका जो परिणाम आएगा हमेशा वही संख्या होगा जो लिया गया हुआ है, ठीक है। इसका परिणाम क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोजीशन बदल नहीं रहे हैं, एसोसिएशन बदल रहे हैं। यानी कि एसोसिएशन मतलब समूह बदल रहे हैं। पहले इस समूह को सॉल्व करके इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, पहले इस समूह को सॉल्व करके इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अभी हम ये सारे के सारे रूल हमेशा योगफल एवं गुणनफल के लिए कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अब बारी आई हमारी अगली प्रॉपर्टी की, जिसे हम बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम को बंटन नियम भी बोलते हैं। इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, इसे ही बंटन का नियम कहते हैं, इसे ही वितरण नियम कहते हैं। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण, वितरण माने बांटना, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, इसका फार्मूला समझ में आ गया, इसका कंडीशन, इसकी कंडीशन भी समझ में आ गई, इसकी कंडीशन भी समझ में आ गई होगी आपको। वितरण नियम देखते हैं हम। तो वितरण नियम के आधार पर एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो वितरण माने होता है बांटना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वितरण का नियम क्या कहता है हमसे कि अगर हम यानी ऑपरेशन को वितरित कर दे, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी और सी को ऐड करके ए से गुणा कराइए। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल 2 लिखा है यहाँ पर, 3 + 5, 2 × 3 + 2 × 5।
इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले इसे हम 2 3 को जोड़ेंगे, सॉरी 3 और 5 को जोड़ेंगे, 5 3 8 आ जाएगा। 2 से गुणा कराएंगे, क्या आएगा? 10 आ जाएगा। देखिए 10 आ रहा है यहाँ पर। लेकिन हमने क्या किया, पहले 2 का गुणा 3 में कराया, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर 2 का गुणा 5 में कराया, क्या आ गया? और दोनों 16 होता है यहाँ पर, क्या आ गया? 10 आ गया। अब दोनों को जोड़ दिया, 16 आया। इसे वितरण का नियम कहते हैं। क्या अंतर है यहाँ की कैलकुलेशन में, यहाँ की कैलकुलेशन में क्या अंतर है? वितरित कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 3 को, 5 और 3 को जोड़ दिया हमने, लेकिन यहाँ 5 और 3 को वितरित कर दिया। पहले 2 का गुणा पहले 3 से करा लिया, फिर 2 का गुणा फिर 5 से करा लिया, बाद में ऐड किया। या पहले ऐड करके बाद में गुणा कराइए, या पहले गुणा करा के बाद में ऐड करिए, रिजल्ट हमेशा समान आता है। इसे बोलते हैं वितरण का नियम। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा है हमारे पास। क्या लिखा है? a प्लस बी इंटू सी, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 5, या तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। देखते हैं जरा इसे हम। 2 3 को जोड़ेंगे, पहले क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब 5 से क्या है, गुणा है यहाँ पर, 25 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखते हैं हम। 5 दूना 10, 5 या 15, दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा। कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि वितरण नियम या बंटन का नियम, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि किसी भी रियल नंबर्स का जो कैलकुलेशन है, जो सॉल्विंग है, उसे हम वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा। हमारे पास गुणा भी लिखा है और मल्टीप्लाई भी लिखा है, ऐड भी लिखा है, ठीक है ना। तो हम पहले ऐड कर ले या बाद में मल्टीप्लाई कराएं, या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें, रिजल्ट हमेशा समान आएगा। इसे बोलते हैं वितरण का नियम, बंटन का नियम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो समझ में आना चाहिए। फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि योगफल और गुणनफल हमेशा वही संख्या आती है, इसे हम शुरुआत में लेके चलते हैं। यानी नेचुरल नंबर को या रियल नंबर को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, रिजल्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? नेचुरल नंबर का अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, अगर हम, ठीक है ना, यानी 2+3 करें या 3+2 करें, वो दोनों इक्वल होंगे। 2 गुणे 3 करें, 3 गुणे 2 करें, वो हमेशा इक्वल होंगे, वो हमेशा सेम फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हम एसोसिएशन चेंज कर दें, समूह को चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 3 को पहले जोड़ के बाद में 5 को जोड़ें, या पहले 5 और 3 को जोड़ दें बाद में 2 को जोड़ें, रिजल्ट हमेशा समान आएगा। गुणे में भी, गुणनफल में भी सेम यही ऑपरेशन किया गया है। पहले 2 और 3 का गुणा करके बाद में 5 को गुणा करें, या पहले 3 और 5 गुणा करके बाद में 2 से गुणा करें, रिजल्ट हमेशा समान आएगा। साहचर्य का नियम। वितरण का नियम, वितरण का नियम क्या होता है? पहले ऐड करके बाद में गुणा करें, या पहले गुणा करके बाद में ऐड करें, रिजल्ट हमेशा समान आएगा। वितरण और साहचर्य में अंतर समझेंगे। इसमें एसोसिएशन को लिया जा रहा है, यानी समूह को लिया जा रहा है। ऐड यहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया जा रहा है आपको? या तो पहले गुणा करा लो, या तो पहले ऐड कर लो। ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है दोनों में। इसमें ऑपरेशन हमेशा ऐड किया जा रहा है। यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी गुणा ही, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हम पहले ऐड कर रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेशन क्या है, यानी जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर लगातार जोड़ा ही जा रहा है, किसी भी क्रम में जोड़िए, लेकिन जोड़िए। यहाँ क्या है, आपको क्रम के साथ साथ आपको ऑप्शन दिया गया, या तो पहले गुणा करो या तो पहले जोड़ लो, ठीक है। अंतर, इतना अंतर, यानी यहाँ पर हमें जोड़ना है लेकिन क्रम चेंज करना है। यहाँ पर क्रम भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन जोड़ने के स्थान पर गुणा भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। इसे बोलते हैं वितरण का नियम, बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि सब कुछ मिक्स ना हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये 8th स्टैंडर्ड का मैटर है, लेकिन ये आपको हर कंपटीशन में ये चीज़ कभी भी क्लेरिफाई नहीं हो पाएगी कि ये क्रम विनिमय नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है, वितरण नियम क्या है, एक्चुअली इन सब में अंतर क्या है। तो अगर आप अभी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बारी आई हमारे पास निरसन नियम, 5वां नंबर। निरसन नियम जिसे बोलते हैं कैंसलेशन लॉ, जिसे काट का नियम भी बोलते हैं।
निरसन नियम, इसी को हम बोलेंगे काट का नियम, लॉ ऑफ एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है निरसन का नियम, कैंसिलेशन नियम। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर बी ओ बी दिख रहा है, कैंसिल होता दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो a इक्वल टू सी आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं निरसन का नियम या काट का नियम। तो फिलहाल मेन प्रॉपर्टी तो हमारी यही है, लेकिन ये भी एक ऑपरेशन है हमारे पास। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें, जैसे कि अगर हम हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5 प्लस 8, एट प्लस 2+3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है देखेंगे, जब बी बी कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। हमें नहीं पता था अंदर क्या लिखा है, लेकिन हमें इतना पता है ये और ये बराबर होंगे। अगर ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बच रही है, तो जो जो बाद की संख्या बची वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो सब पता है हमें पहले से ही, लेकिन एक्चुअली निरसन होता क्या है, कैंसिलेशन क्या होता है। कैंसिल हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2x प्लस बी प्लस 3y। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक अलजेब्रिक डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3y। क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 3y। ध्यान दीजिएगा b कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास। इसे बोलते हैं निरसन का नियम या काट का नियम। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये योगफल और गुणनफल दोनों में चलेगा ये आपका। बस एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे सारी चीज़, कि संवरक नियम क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का योगफल हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या का गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए कि दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होगा। इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम, संवृत नियम या संक्रिया का नियम। अब बारी आती है हमारे दूसरे नियम की, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वास्तविक संख्याओं के योगफल अथवा गुणनफल के क्रम को बदल देने पर परिणाम सदैव समान रहता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, परिणाम जो था वो वही संख्या आएगा, रियल नंबर लिया था तो रियल नंबर आएगा। जब परिणाम समान रहेगा, सीक्वेंस चेंज कर रहा है। ठीक है, साहचर्य में क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन को यानी ग्रुप को अलग कर रहे हैं। पहले ए और बी को जोड़ के बाद में सी को जोड़ रहे हैं, पहले बी और सी को जोड़ के बाद में ए को जोड़ रहे हैं, या ए और बी का गुणा करके बाद में सी का गुणा कराएंगे, या बी और सी का गुणा करके बाद में ए का गुणा कराएंगे। तो यानी एसोसिएशन चेंज कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट हमेशा समान रहता है, परिणाम हमेशा समान रहता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस चेंज कर रहे थे हम, यहाँ पर समूह को चेंज कर रहे हैं, एसोसिएशन को, समूह को अलग कर रहे हैं। ठीक है ना। वितरण का नियम, इसे बंटन नियम बोलते हैं। ध्यान दीजिए कंपटीशन में बंटन नियम आ जाएगा, आपको पता होगा कि ये होता ही क्या है, मतलब मन में जो आएगा, इसे वितरण का नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर, एसोसिएशन को अलग कर रहे थे लेकिन ऑपरेशन ऐड ही कर रहे थे। यहाँ पर एसोसिएशन को भी अलग कर सकते हैं आप, लेकिन एसोसिएशन को अलग करने के साथ साथ आप ऑपरेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहले
हाँ, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करेंगे हम। देखिए पहले ऐड किया गया, बाद में मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया गया, बाद में ऐड किया गया। देखिए यहाँ पर हम ए लिखा मल्टीप्लाई में, और बी और सी को बाद में जोड़ा गया है। अब क्या करिए, पहले गुणा करा लीजिए, फिर बाद में ऐड कीजिए। ठीक है। वितरण नियम, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन एक ही चल रहा है, प्लस है तो प्लस ही चलेगा, ठीक है, गुणा है तो गुणा ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो पहले प्लस कर लो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। इसे बोलते हैं वितरण का नियम, बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला क्या होता है, निरसन का नियम, कैंसिलेशन, इसे काट का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं अगर आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी बी भी कैंसिल हो गया और ए और सी भी इक्वल होंगे इस नियम के आधार पर। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, लॉ ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये 5 पॉइंट हैं आपके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें हम आपको और बताना चाहेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, और आपको हमेशा समस्या बनी रहेगी कि संवरक नियम क्या है, समृत नियम, संक्रिया का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब एक ही है एक्चुअली। संवरक नियम को ही समृत नियम, संक्रिया का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, बता दिया है। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बता दिया है। साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बता दिया गया है। वितरण का नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बता दिया गया है यहाँ पर। निरसन का नियम, कैंसिलेशन लॉ, काट का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, ये सब एक ही है, बता दिया गया है। समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे और पॉइंट्स हैं जिसका पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं इसे हम। फिफ्थ नंबर तक बता दिया था आपको, फिफ्थ पॉइंट। 6 पॉइंट है आपका, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, आपको पता होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जिसे योग करने पर, ठीक है ना, हमेशा रिजल्ट 0 आ जाए। योगात्मक प्रतिलोम, या योगात्मक प्रतिलोम बोलिए या योज्य प्रतिलोम बोलिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पर आपके पास 5 लिखा है, तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ठीक है ना। तो आप 5 में -5 ऐड कर दीजिए, देखिए 0 आ गया। ठीक है, आपके पास मान लीजिए लिखा था -5, अब इसमें क्या ऐड करें हम, 5 को ऐड कर दीजिए, 0 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी संख्या में, यहाँ -10 लिखा हुआ है, आपको इसको 0 बनाना है, क्या करेंगे, आपको पता है माइनस वाली संख्या को प्लस में लिख लीजिए, 0 बन जाएगा। मतलब आपको पता होगा, ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या सीखना है, लेकिन यहाँ पर सीखना आपको एक नई चीज़ है। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी संख्या में योज्य, योगात्मक माने योगात्मक माने जोड़ना है, योज्य माने जोड़ना है, प्रतिलोम माने उसके अपोजिट वाले को जोड़ना है आपको। यानी कि इसे हम कैसे पहचानेंगे, जैसे ए का क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम -a, ठीक है, और -a का क्या होगा, सिंपल है, ए होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -5। -100 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये छठी चीज समझ में आ गई होगी। सातवीं चीज देखिए, अभी जिस तरह से योगात्मक प्रतिलोम होता है उसी तरह से आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ लोग मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे, कुछ लोग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं।
रेसिप्रोकल, देखिए योगात्मक प्रतिलोम में ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है हमारे पास कि गुणा करेंगे अगर हम तो वन आ जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि योगात्मक में रिजल्ट जो है हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी कि रिजल्ट जो है गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो रिजल्ट जीरो आना चाहिए। इसमें क्या है, जो रिजल्ट है आपका एक आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ए का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/a। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि माइनस का ए का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/a। ध्यान दीजिएगा, इसे रिजल्ट हमेशा ये गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम माने क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या रेसिप्रोक। रेसिप्रोक माने क्या होता है, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, अंश को हर में कन्वर्ट कीजिए, हर को अंश में कन्वर्ट कीजिए, इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। 5 का क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5। कैसे होता है, 5 का गुणा 1/5 में करेंगे, अगर हम गुणात्मक है ना तो गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए -5 है क्या होगा, तो -5 का होगा माइनस का 1/5। कैसे होगा, -5 का गुणा किया माइनस का 1/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया हमेशा। तो ध्यान दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल इनवर्स आपका एक है तो ए है तो 1/a, माइनस ए है तो माइनस का 1/a, इसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। गुणात्मक, किसी ने कहा योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो आपको जब तक का ये नहीं पता होगा योगात्मक क्या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तब तक आप कैसे लिख सकते हैं। ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कुछ नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि रेसिप्रोक, रेसिप्रोक कर दीजिए, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए, अंश को हर में, हर को अंश में कर दीजिए, आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अगली चीज आ रही है आपकी योज्य तत्समक। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है योज्य तत्समक, सिंपल सा, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। तो योज्य तत्समक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप जीरो से ऐड करेंगी किसी भी संख्या को तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है। आप कहेंगे ये इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, बताई इसलिए जा रही हैं कि आपको योगात्मक प्रतिलोम में और योज्य तत्समक में अंतर पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट हमेशा जीरो आना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए। ठीक है, अगर जीरो से अगर ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपको आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, मूल पहचान था, वो आपको प्राप्त हो जाएगा जीरो से अगर हम ऐड करेंगे किसी भी संख्या को। ठीक है, इसी तरह से जैसे योज्य तत्समक है, उसी तरीके से गुणात्मक तत्समक भी होता है। अच्छा ठीक है, इसे योज्य तत्समक अवयव भी बोल सकते हैं इसे हम, गुणात्मक, सॉरी गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे थोड़े अच्छे से लिख सकते हैं, a प्लस 0 या 0 प्लस a हमेशा a ही आएगा। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इंटू ए करेंगे या तो a इंटू 1 करेंगे तो हमेशा a ही आएगा।
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं इसे हम। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस का ए। सेम इसी तरह से क्या होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कैसे कि गुणयोग तत्समक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जोड़ दीजिए इससे रिजल्ट चेंज ना हो, ज़ीरो हो गया। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ऐसी चीज़ से गुणा करा दीजिए इससे रिजल्ट चेंज ना हो, यानी वन इंटू ए करे या ए इंटू वन करे, रिजल्ट हमेशा ए आएगा। और ए प्लस जीरो करे, जीरो प्लस ए का, रिजल्ट हमेशा ए आएगा। कहने का मतलब क्या है, योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, जीरो होता है, और गुणात्मक तत्समक क्या होता है आपका, वन होता है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम जीरो कभी भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है, या ए वन से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट में कभी कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि योग का तत्समक अवयव, यानी योज्य तत्समक हो गया। आपसे कोई बोल सकता है योज्य का तत्समक अवयव क्या होगा, जीरो है। अवयव, अवयव का मतलब होता है आपका एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या है, यानी योज्य तत्समक क्या होता है, इस नियम को बोलते हैं योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक अवयव क्या है, जीरो है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी कि हम गुणा करेंगे ए इंटू वन या वन इंटू ए, रिजल्ट हमेशा ये आएगा, लेकिन हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लाई क्या होता है, वन होता है। यानी अवयव की बात की जाएगी, चाहे योज्य तत्समक अवयव हो, जीरो हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है, वन होता है। अवयव माने होता है वो एलिमेंट का नाम बताइए जिसे जोड़ने पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, या जिसे गुणा करने पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलेंगे अवयव। यानी कि अवयव का मतलब होता है आपका एलिमेंट, यानी वो कौन सा एलिमेंट है जिसे जोड़ने पर या गुणा करने पर, जोड़ने पर रिजल्ट नहीं चेंज होता है, वो जीरो हो गया। गुणा करने पर रिजल्ट चेंज नहीं होता, उसे बोलेंगे वन, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब हमारी जो अगली चीज है, ये पता होना चाहिए आपको, इसे बोलते हैं निरपेक्ष मान। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉड, मॉडुलस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका सिंबल ये होता है, जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि थोड़ा तिरछा हो रहा है, निरपेक्ष मान, इसे बोलेंगे मॉड। जैसे कि अगर हम बात किया, यहाँ पर बात करें अगर हम, ये लिखा है एक्स, इसमें तीन केस हो सकते हैं आपके पास। या तो एक्स पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत डीप बात बताई जा रही है आपको। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपकी। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये आपका ज़ीरो है, ज़ीरो वैल्यू है।
पॉजिटिव वैल्यू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ओनली, ज़ीरो वैल्यू में आपका ज़ीरो आएगा, और नेगेटिव वैल्यू में आपका माइनस का एक्स आएगा। ध्यान दीजिएगा। x is greater than 0, x is equal 0, x is less than 0। इसको समझते हैं। इसको हम निरपेक्ष मान क्या होता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू इसे बोलते हैं मॉड, मॉड का सिंबल है, मॉडुलस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसके तीन वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। अगर इसका निरपेक्ष मान तो हमेशा एक, ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं, ध्यान पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेंगे इसे हम। निरपेक्ष मान आपका हमने यहां पर लिखा है मॉड 5, ठीक है। यहां पर 5 प्लस का 0, 0 तो होगा नहीं क्योंकि 5 की हमें वैल्यू पता है, केस हो गया। एक तरह से हम आपको सिंपली बता रहे हैं, यहाँ 5 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर -5 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इसका मतलब कि निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान माने कि आपको प्लस और माइनस नहीं बताना, सिर्फ एग्जैक्टली वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये आपसे कहा कि इसका मान बताइए, तो आप सिंपल सा 8 लिख देंगे, लेकिन हमने कहा -8 की इसकी वैल्यू बताइए, तो भी आप 8 लिख देंगे, ठीक है। इसे फुल्ली एक्सप्लेन किया जाए, यहाँ पर तो आपको वैल्यू पता है, 5 का मतलब 5 ही होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर x बोल दिया जाता या a बोल दिया जाता मान लीजिए, तो हमें a नहीं पता है क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। या तो ये a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ये a की जगह क्या लिखा होगा, या तो ये प्लस की कोई वैल्यू होगी, या तो ये 0 भी हो सकता है अंदर, या तो ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। यानी कि इस मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकती है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब a आपका बड़ा होगा 0 से, यानी 0 से बड़ा होगा। क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता था, यहाँ पर 2 भी हो सकता था, यहाँ पर 3 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, मॉड मॉड का 100 भी हो सकता था। तो इन सब केस में इसका वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 3 आएगी, इसका 10 आएगा, इसका 100 आएगा। ये केस में आ गया। हो सकता था कि 0 होता अंदर, अगर 0 होगा तो हमेशा 0 ही आएगा, ये भी केस हो सकता है। अगर ये सारी वैल्यू नेगेटिव होती, यानी कि जब a 0 होगा तो वैल्यू 0 आएगी। अगर ये a नेगेटिव हुआ, अगर ये हमारे पास, यानी कि a इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होगा, यानी यहाँ -1, -2, -3, माइनस का 10, तो भी वैल्यू हमारी यही आएगी, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ इतना सा समझिए। सॉल्विंग तो हमने आपको बता दिया कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें तीन केस होते हैं। इसे बोलते हैं मॉड का सिंबल, इसे बोलते हैं निरपेक्ष मान, ठीक है। तो अभी बस केवल एक समझ लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ होती है, जिस समय इसकी एक्सरसाइजेस आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको आज की क्लास में, आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में, आपको हमने ये जो संक्रिया का नियम होता है, ये आपका इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको बता दिए गए हैं। और अब जो इसका टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या, उसके अंतर्गत हम इन सारे टॉपिक्स के एप्लीकेशंस आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, संवरक नियम क्या होता है, किन्हीं
दो वास्तविक संख्या का योगफल एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होगी, जिसे हम संवरक नियम, संवृत नियम या संख्या का नियम कहते हैं, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू सी या c इंटू डी इज इक्वल टू ई, यानी ए बी सी डी ये सब एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर अथवा गुणा करने पर योगफल एवं गुणनफल सदैव समान प्राप्त होंगे। a इंटू बी किया जाए या b इंटू ए किया जाए इक्वल है। ठीक है। a प्लस बी किया जाए या b प्लस ए किया जाए, ठीक है, ये इक्वल ही रहेगा हमेशा। अब बारी आती है हमारी साहचर्य नियम की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, यानी किसी भी एसोसिएशन को ले लीजिए आप, a प्लस बी करके बाद में c कीजिए या b प्लस सी करके बाद में a करिए, या a इंटू बी करके बाद में c करिए, या b इंटू सी करके बाद में इंटू में a करिए, तो ये रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, ये सभी आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि योगफल एवं गुणनफल की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से वितरण नियम आ गया, इसे बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करिए या मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करिए, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। निरसन का नियम, कैंसिलेशन नियम, इसे कार्ट का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस का ए, ठीक है, 5 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 5, -10 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 10। और गुणात्मक प्रतिलोम जिसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल इनवर्स कहते हैं, ये क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वैल्यू 1 आ जाए हमारे पास, 5 का क्या होगा 1/5। आपसे कहा जाए 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, 5 होगा, सिंपल सा है। ठीक है। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, यानी ऐड करने पर समान वही संख्या प्राप्त हो। a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, ठीक है, या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब बारी आई गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यानी जिसे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कभी भी चेंज ना हो। ठीक है। 1 इंटू ए किया जाए या a इंटू 1 किया जाए, इन सब में 1 जो है आपका गुणात्मक तत्समक है। अब बारी आती है एक छोटी चीज और समझ लीजिए, योग का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन क्या होता है, अवयव, अवयव माने उसकी बात की जा रही है, उस कंपोनेंट की बात की जा रही है जिसे ऐड करने पर कोई फर्क ना है। योज्य तत्समक क्या है कि एक नियम है, और योग का तत्समक अवयव क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो योज्य तत्समक क्या होता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, इसे बोलते हैं योज्य तत्समक। अगर हम बोला जाए योग का तत्समक अवयव क्या है, यानी कि उस पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है जिसे ऐड करने पर कोई फर्क ना हो, तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है, और योज्य तत्समक क्या होता है, a प्लस 0 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू ए। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। इसी तरह से निरपेक्ष मान क्या होता है, मॉडुलस, मॉड अभी बताया हुआ है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी उसका जो हमेशा पॉजिटिव मान ही लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी होगा, आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे अपलोड कर दिया जाएगा इसे। ठीक है, चलिए छोड़िए इसे, और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से इन्हीं ऑपरेशन पर बेस्ड है। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए और अपने क्लासमेट से डिस्कशन कीजिए। जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट करके एक जगह लिख लीजिए, और कॉन्सेप्ट की जो आप नोटबुक बनाइए वो केवल एक क्लास के लिए नहीं, वो प्रॉपर फुल लाइफ टाइम के लिए बनाइए, उसे हमेशा मॉडिफाइड करते रहिए। कोई भी नई चीज़ सीखिए तो उसमें एज अ नोट्स लिख लीजिए आप, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।